हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और जैसा कि पिछले एक हफ्ते से मैं वीडियो बना नहीं पाया हूँ क्योंकि मेरे कुछ मीटिंग्स और कुछ अलग ऑक्यूपेशंस थे, तो अब हम दो वीडियोस में पूरे बैकलॉग्स कवर करेंगे। आज 24, 25 और 26 नवंबर का न्यूज़पेपर देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में 27 और 28 का एक साथ देखेंगे। दोनों आज ही अपलोड होंगे। एक अभी 2 बजे के आसपास अपलोड हो जाएगा और एक रात में 8 बजे के आसपास अपलोड हो जाएगा। सो होप यू आर लाइकिंग दिस इनिशिएटिव। और चलिए देखते हैं यहाँ सबसे पहले 24 नवंबर का न्यूज़पेपर। ठीक है, अब इसमें सेम वही गवर्नर के बारे में बात हुई जिसके बारे में हम ऑलरेडी बहुत बार बातें कर चुके हैं। आर्टिकल 200 आपको जानना है और सुप्रीम कोर्ट के ये जो भी ऑब्जर्वेशंस है रिगार्डिंग द बिल्स। ठीक है, आपको एक गवर्नर का टॉपिक लिखना है अपने नोट्स में और उसमें ऐसे लिखना है सुप्रीम कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन, पॉइंट वाइज आपको ऐसे बनाते जाना है। ठीक है, तो ये जो जो बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट, जो जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो लक्ष्मीकांत में जाना है और लक्ष्मीकांत के चैप्टर शुरू होने के फर्स्ट पेज में ये पेज खाली रहता है, तो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख लेने हैं और वही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जाके आपको गवर्नर के उस एरिया से रिवाइज करना है। तो होप यू गेट इट। ये आर्टिकल गवर्नर के बारे में था जिसके बारे में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बातें हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं। मीराबाई मीराबाई एक भक्ति सेंट थी जो लॉर्ड कृष्णा की फॉलोअर थी। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर कृष्ण जन्मस्थान भूमि जो कि वृंदावन और मथुरा में है, वहाँ जाकर उन्होंने पूजा की। तो वही यहाँ से दो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक है पहला भक्ति मूवमेंट और दूसरा मीराबाई और दूसरे कौन से भक्ति सेंट्स थे। तो भक्ति मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ, भक्ति मूवमेंट क्या है, वो यहाँ दिया गया है। कुछ ये सेंट्स थे जैसे कि गुरु नानक हो गए, सूरदास हो गए। मीराबाई राजस्थान से थी और वो इनिशियली एक रॉयल फैमिली से थी। फिर बाद में उन्होंने अपने घर को त्यागा और लॉर्ड कृष्णा के भक्ति में लीन हो गई। तो ये है मीराबाई की कहानी। तो आपको ये याद होना चाहिए टाइमलाइन 500, 800 अपार संबार साउथ इंडिया से स्टार्ट हुआ ये भक्ति मूवमेंट, धीरे धीरे चल के ये नॉर्थ इंडिया में बढ़ा। आपको आदि शंकराचार्य के बारे में पता होना चाहिए, लॉर्ड बसवन्ना के बारे में पता होना चाहिए, तुकाराम के बारे में पता होना चाहिए। तो जब आप भक्ति मूवमेंट को पढ़ेंगे तो इन एंड आउट आपको पूरे जितने भक्ति सेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। भक्ति मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ, 8th सेंचुरी में ये तमिलनाडु और केरला के से स्टार्ट हो गए, ये नॉर्थवर्ड बढ़ा। ठीक है, तो और भक्ति की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये कैसे निर्गुण सगुण, ये क्या होता है भक्ति में, क्यों बहुत ज़्यादा जो तांत्रिज्म है उसको हटाया गया है, बहुत ज़्यादा कर्म कांड जो होते हैं उनको नहीं माना गया है, सिर्फ आप सिंपल फॉर्म ऑफ डिवोशन टू द गॉड, यही होता है भक्ति का। तो भक्ति मूवमेंट किस तरीके से कास्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ने में मदद किया, ये सब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। उस समय जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको भी कैसे इंडक्ट किया भक्ति मूवमेंट ने, विमेन को कैसे जगह दी। तो इस वजह से भक्ति मूवमेंट एक तरीके का लिबरेटर भी था। तो भक्ति मूवमेंट एक लिबरेटिंग मूवमेंट भी था। तो आपको इस तरीके से कनेक्ट करना है ताकि आपको मेंस में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है अगर इससे क्वेश्चन आए तो आपको बन जाए। और प्रीलिम्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे जितने इंपॉर्टेंट भक्ति सेंट्स हैं इनकी लोकेशन, इनकी टीचिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोनोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो इसको आपको अच्छे से करना है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर, भक्ति मूवमेंट। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे आर्ट एंड हिस्ट्री में बुद्धिज़्म जैनिज़्म इंपॉर्टेंट है, उसी तरह सेम लेवल पे भक्ति मूवमेंट भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करना है। होप यू गेट माई पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। तीसरा टॉपिक है मनरेगा के बारे में। तो मनरेगा क्या करता है कि जैसे ऑडिट कराया जाता है, ठीक है, तो इसमें बहुत गड़बड़ियाँ पाई गई हैं कि 50% जो लोकल बॉडीज़ हैं, ठीक है, जैसे क्या लिखा है कि सेक्शन 17 जो कहा जाता है कि मॉनिटर होना चाहिए वर्क का। तो ये यूनिफॉर्म प्रॉब्लम है, ये पूरे हर देश में हर स्टेट में ये प्रॉब्लम है कि जैसे मध्य प्रदेश में सिर्फ 1.73% ऑफ वर्क ही ऑडिट किया गया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हम आप फंड नहीं रिलीज़ करेंगे अगर आप ये ऑडिट प्रोसेस अच्छे से नहीं करते हैं। तो अब इसके बारे में बाद में ये जानना होता है कि मनरेगा का फीचर्स क्या हैं, जैसे कि 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, 15 दिन के विद इन पेमेंट मिलना चाहिए, ठीक है, जेंडर पैरिटी होना चाहिए,
1/3 जॉब जो विमेन के लिए रिजर्व होना चाहिए डेली, और आपने अप्लाई किया और आपको जॉब नहीं मिली तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलायंस भी दिया गया है। और मनरेगा अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो ये अच्छा सा एक मैंने इन्फोग्राफिक लगा दिया है कि सोशल ऑडिट मस्ट है, ठीक है, और ये 60-40 वेज है, 100 डेज का वर्क है, और बहुत सारी बातें हैं, तो आप इसको इसमें से पढ़ लेंगे। मेन इंपॉर्टेंट ये था जो मैंने बता दिया। मनरेगा से क्वेश्चन आएगा तो इसी से आएगा, ठीक है। और प्रॉब्लम्स क्या चल रहे हैं मनरेगा में वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये पर्सन इन यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये विमेन इश्यूज़ जो एक टॉपिक है GS1 में, उसमें आपको एग्जाम्पल कोट करने होते हैं प्रोग्रेसिव विमेन के। तो ये फातिमा बीवी थी, इन्होंने लॉ ग्रेजुएट थी ये, फिर और इनके काफ़ी मतलब योगदान रहे हैं। इन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि पब्लिक सर्विस कमीशन निकाला, जुडिशियल सर्विस निकाला, और फिर ये पहली फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज बनी विमेन। तो फातिमा बीबी के बारे में आपको जानना चाहिए। और मैंने यहाँ पे एक ट्विटर थ्रेड भी लिखा है डिटेल्ड इनके बारे में, कैसे इन्होंने विमेन को एम्पावर किया। तो ये आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐसे लिंक, तो आपको ये ओपन हो जाएगा, और इसका जो PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम में मिल ही जाएगा। तो फातिमा बीबी कौन थी? फर्स्ट विमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो इन्होंने ग्लास सीलिंग जो होती है ना, कि जिसको ब्रेक किया, और मेन के प्रोफेशन में पहली विमेन जाके बैठ पाई। तो उनके इलस्ट्रियस करियर के बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के बारे में एडिटोरियल है। इसमें ये कहा गया है कि जो पर कैपिटा इनकम है इंडिया का, वो सिर्फ अभी $2400 है, वहीं जापानीज़ का $34,000 है, और वहीं चाइनीज़ का $13,000 है। तो इससे ये बात पता चलती है कि हर एक चाइनीज़ हर एक इंडियन से 5 गुना अमीर है, हर एक जापानीज़ हर एक इंडियन से 14 गुना अमीर है। तो हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो अचीव कर लेंगे जो कि जापान के बराबर है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ है, और जापान की पॉपुलेशन मुश्किल से 7-8 करोड़ है। तो 5 ट्रिलियन को 7-8 करोड़ लोगों से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी बहुत कम है। तो हमको अपनी GDP को कम से कम $50 ट्रिलियन बनाना पड़ेगा 2047 के अंदर पहले, तब जाके थोड़ा सा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और ये भी बताया गया है कि 64% ऑफ टोटल GST जो देते हैं वो बॉटम 50% ऑफ पॉपुलेशन देते हैं, ठीक है। और सिर्फ 10% ही जो टॉप 10% लोग हैं वो सिर्फ 3% GST देते हैं। तो GST जो है एक रिग्रेसिव टैक्सेशन है, यानी गरीब से ज़्यादा वसूलता है और अमीर से कम। और उसके कॉन्ट्रास्ट में ये भी बताया गया है कि 1% जो पॉपुलेशन है वो देश की 41% वेल्थ को एक्वायर करती है, और बॉटम की जो 50% जनता है वो सिर्फ 3% वेल्थ एक्वायर करती है, और सबसे ज़्यादा GST यही देते हैं। यानी टैक्स सबसे ज़्यादा दे रहे हैं लेकिन इनके पास वेल्थ नहीं है। 10,000 कमाया जिसमें से 3,000 वो टैक्स में ही अलग फॉर्म के दे दिया, वहीं 1 करोड़ कमाया और उसने सिर्फ 10,000 टैक्स भरा। तो जो प्रॉपर प्रपोर्शन है टैक्स भरने का वो गरीब लोग ज़्यादा भर रहे हैं। तो इसलिए GST को कैसा टैक्स बोला जाता है? रिग्रेसिव टैक्सेशन। और जो पर्सनल टैक्स होता है उसको कैसे बोलते हैं? प्रोपोर्शनल और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, ठीक है। तो होप यू गेट दिस आर्टिकल एज वेल। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, COP28। तो इंडिया की डिमांड क्या होनी चाहिए COP28 में? ये बहुत अच्छा आर्टिकल आपको पढ़ना चाहिए कि इंडिया की एक्सपेक्टेशन क्या है, IPCC रिपोर्ट क्या कहती है, डेवलप्ड कंट्री के जो पाप हैं वो हम इंडियंस कैसे फुलफिल कर रहे हैं, वो इस बारे में बताया गया है। इंडिया के क्लाइमेट इनिशिएटिव्स क्या है जो ग्लोबल लेवल पे है। हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, हमने इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस बनाया, हमने लाइफ प्रोग्राम है जिसमें हम प्लास्टिक यूज़ को कम करेंगे, हम इंटरनेशनल लेवल पे ये सब इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। तो इसके बारे में बताया गया था, ठीक है। और रोल ऑफ फाइनेंस इन क्लाइमेट चेंज, पैसा नहीं होगा तो कोई भी क्लाइमेट्स की बातें आप करते रह जाएंगे जीवन भर, क्योंकि ट्रांजिशन फ्रॉम कोल रिक्वायर्स $1 ट्रिलियन एवरी ईयर। अगर आपके पास इतना पैसा होगा तभी आप कोल से ट्रांजिशन कर पाएंगे अगले 15 सालों में। तो इतना पैसा होना चाहिए। और डेवलप्ड कंट्रीज़ अपना जो कमिटमेंट था $100 बिलियन का पर ईयर का, उसको फुलफ़िल नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एक ये न्यूज़ आप अपने आप से पढ़ेंगे जिसके बारे में, ये डीप फेक के बारे में एक बार मैंने पहले भी इस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन किया है, तो ये दोबारा से आया है तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि ये बार बार अपीयर हो रहा है न्यूज़ में। तो ये अगले साल प्रीलिम्स या मेंस में कभी भी पूछा जा सकता है।
ठीक है, तो आप इसको पढ़ेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं 25 नवंबर के न्यूज़पेपर में। ये है इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशन के बारे में, तालिबान के आने के बाद क्या क्या हो रहा है। तालिबान के पहले जो वहाँ पे गवर्नमेंट थी वो प्रो इंडिया थी और इंडिया के बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी वहाँ चल रहे थे। तो वही कहा गया कि अफ़गानिस्तान की एम्बेसी जो थी दिल्ली में वो बंद हो गई। तो जो प्री तालिबान रिजीम के जो भी ऑफिसर्स लोग बचे हुए थे, इस एम्बेसी के बंद होने से वो भी ख़त्म हो गया। तो अब अफ़गानिस्तान में तालिबान रूल हो गया है और इंडिया भी बैकडोर चैनल से तालिबान से इंटरेक्ट करना चाह रहा है, क्योंकि हम अफ़गानिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकते। अफ़गानिस्तान ऑलवेज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर्स। सबसे पहले उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर को दफनाया, फिर रशियन एम्पायर को दफनाया, फिर अभी अमेरिकन एम्पायर को दफनाया। तो और जो उसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है और अफ़गानिस्तान इंडिया का अच्छा दोस्त भी है। तो हमको अफ़गानिस्तान से अच्छे रिलेशंस बना के रखने ही पड़ेंगे टू काउंटर द पाकिस्तान एज वेल। ठीक है, तो पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए हमको अफ़गानिस्तान से अच्छे रिलेशन, और जो टेररिज्म है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, उसको भी चेक में रखने के लिए हमको अफ़गानिस्तान से इम्पोर्टेंट रिलेशंस बना के रखने पड़ेंगे, अब वो चाहे तालिबान हो या कोई और रिजीम हो। तो अब तालिबान इज़ अ रियलिटी, आप उसको झुटला नहीं सकते। तो इंडिया ने भी जो प्री तालिबान रिजीम के जो ऑफिसर्स थे, लास्ट एम्बेसी उनको कोई मदद नहीं मिली तो उन्होंने बंद कर दी। अब इंडिया बैकडोर चैनल से, अभी कोई ऑफिशियल नहीं है तो आप ये मत लिखिएगा कि बैकडोर चैनल से बात हो रही है, क्योंकि ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पढ़ता रहता तो मुझे पता है इसके बारे में। ठीक है, तो ये लिखिएगा कि इंडिया शुड एंगेज ऑन द बेसिस ऑफ 3-4 कंडीशंस, जैसे कि ह्यूमैनिटेरियन लॉ होना चाहिए, जो विमेंस के लिए राइट्स हैं वो भी प्रोटेक्टेड होने चाहिए। ठीक है, और टेररिज्म को बंद करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आप इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन में लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में इंडो पैसिफिक की बातें बार बार हो रही हैं। मैंने 2-3 बार एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे इंडो पैसिफिक रीजन के फ्री ओपन ट्रेड के लिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का रिलेशन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जेनेरिक ड्रग्स। ठीक है, अब यहाँ पे 2 बातें जानने की जरूरत है। जेनेरिक ड्रग्स क्या होते हैं, रेयर डिजीज़ क्या होता है, इसके बारे में मैंने अच्छे से बताया है कि रेयर डिजीज़ वो डिजीज़ होते हैं जो कम लोगों को अफेक्ट करते हैं, लेकिन वो मेनली बहुत रेयर होते हैं और उनकी दवाइयाँ बहुत महंगी होती हैं, उनका इलाज बहुत महंगा होता है और वो मेनली जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होते हैं। तो उसके लिए जेनरिक ड्रग्स को अप्रूवल मिला गया है। जेनरिक ड्रग और ब्रांड के जो ड्रग्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है, तो मेन डिफरेंस ये है कि ये कोई कंपनी नहीं बनाती। ठीक है, कंपनी नहीं बनाती तो वो अपनी ब्रांडिंग नहीं करती, तो उसका कॉस्ट कम हो जाता है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है जेनरिक ड्रग के बारे में। रेयर डिजीज़ के बारे में थोड़े से ये फैक्ट्स दिए हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट आर्टिकल के तरफ। अब ये क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्रीकल्चर का। प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उठाएंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। क्योंकि फूड बर्डन अब बढ़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को हम खाना देना चाहते हैं, लैंड की प्रोडक्टिविटी गिर रही है। तो इन 2 इश्यूज़ को कैसे टैकल किया जाए वो इस आर्टिकल के बारे में, इस आर्टिकल में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ देखते हैं। इनह्यूमन डिसीजन टू एक्सपेल अफगान रिफ्यूजीज। तो ये एक और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस उठ रहा है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर में। पाकिस्तान ने क्या किया है, जो अफ़गानिस्तान के रेफ्यूजीज़ हैं उनको वापस भेजने के लिए कदम उठा रहा है। तो ये जो मेजर्स लिए जा रहे हैं इससे क्या होगा, एक और नया ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हो रहा है, जिससे फिर लोग भूखे मरेंगे, फिर वो धीरे धीरे इन्फ्लुएंस में आएंगे और फिर वो टेररिज्म और ये सब चीज़ें बढ़ेंगी। तो जहाँ जहाँ दुनिया में टर्मोइल होगा, जैसे कि अभी हमास और इजराइल के बीच में हो रहा है, मोर पीपल फ्रॉम हमास यू किल, मोर टेररिस्ट यू विल डेवलप। ओके, तो जहाँ जहाँ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होता है वहाँ टेररिज्म बढ़ता है। तो डेवलपमेंट इज़ द वे, एजुकेशन इज़ द वे, बेटर हेल्थ केयर इज़ द वे, बेटर लिविंग कंडीशन इज़ द वे, ह्यूमैनिटेरियन नीड्स इज़ द वे। तो ये 5-6 पॉइंट है कि पूरी दुनिया में टेररिज्म को ख़त्म कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो ये अच्छा आर्टिकल था जिसको आप खुद से पढ़िएगा। और चलिए चलते 26 नवंबर के न्यूज़पेपर को देख लेते हैं। अब लद्दाख क्या डिमांड कर रहा है, 6 शेड्यूल। 6 शेड्यूल क्या होता है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 6 शेड्यूल के तहत क्या होता है कि ये एक आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो ट्राइबल पॉपुलेशन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है बाय क्रिएशन ऑफ ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल्स।
और जो उनका काम क्या होता है, वो अपने लॉज खुद बना सकते हैं लैंड में, पब्लिक हेल्थ में और एग्रीकल्चर में। अभी 6 शेड्यूल सिर्फ 4 स्टेट्स को मिला हुआ है। वो 4 स्टेट्स कौन से? AMTM, ऐसे याद रखेंगे, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल पे हर साल प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आता है, तो इसको आप अच्छे से लक्ष्मीकांत से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के बारे में GS3 डिफेंस एक टॉपिक है, वहाँ पे इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एक करके टॉपिक है। तो वहाँ पे आप ये कोट कर दीजिएगा कि कैसे 85% ऑफ एम्यूनेशन जो रिक्वायर्ड, एम्यूनेशन मतलब हथियार, छोटे हथियार, ये बड़े बड़े टैंक नहीं, छोटे हथियार, वो कैसे इंडिया में 85% उसकी प्रोक्योरमेंट का प्लान बन गया है कि अब हम बंदूक के कारतूस, गोलियां, बम, गोले, ये सब जो है इंडिया में ही प्रोड्यूस करेंगे। तो 85%। तो इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर आप डिफेंस टेक्नोलॉजी में ये कोट कर सकते हैं GS3 मीन्स आंसर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया अनाउंसेस अ फेस्ड इंट्रोडक्शन ऑफ बायोगैस ब्लेंडिंग। अभी एक नया टर्म है, टर्म्स इन न्यूज़ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, बायोगैस ब्लेंडिंग। तो क्या किया जाएगा कि मैंडेटरी फेस्ड इंट्रोडक्शन विल स्टार्ट एट 1% फॉर यूज इन ऑटोमोबाइल्स एंड हाउस होल्ड फ्रॉम अप्रैल 2025। तो हम जो गैस यूज़ करते हैं, नेचुरल गैस, ठीक है, वो एक फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल क्या करता है, हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट करने से हमारा इंपोर्ट बिल भी बढ़ता है और ये पॉल्यूशन कॉजिंग भी है। तो दोनों है। तो धीरे धीरे अगर हम अपने घर के ही गैस को बनाएंगे, एनारोबिक डाइजेस्टर से बायोगैस बनता है, बायोगैस से ये सब चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी, गैस ग्रिड, फ्यूल और ये सब चलता है। तो इसको जब हम ब्लेंड कर देंगे नेचुरल गैस के साथ, तो हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो भी रिड्यूस होगा और ये क्लीनर फ्यूल है थोड़ा सा, तो इससे पॉल्यूशन भी ठीक होगा। तो होप आपको ये बायोगैस ब्लेंडिंग के बारे में समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये एक बड़ा अच्छा आर्टिकल है, इसके बारे में मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ये हमारा ब्रेन जो है पढ़ना लिखना कैसे सीखता है, तो उसके बारे में बताया गया है। कौन से प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, हाँ, जैसे कि डिसलेक्सिया हो गया। तो होप आपको ये आर्टिकल पढ़ के मज़ा आएगा। ये एग्ज़ाम में उतना काम नहीं आएगा, थोड़ा बहुत ऐसे वगैरह में आप एक कोट कर सकते हैं, लेकिन ये आर्टिकल अच्छा है तो इसलिए मैंने इसको डाल दिया था। अब नेक्स्ट एडिटोरियल मीज़ल्स वैक्सीनेशन के बारे में। मीज़ल्स क्या है, कैसे ये प्रॉब्लम में क्रिएट करता है, तो इसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। और इंडियाज़ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में। तो ये थे इम्पोर्टेंट आर्टिकल 24, 25, 26 तारीख के। होप आपको पसंद आया होगा। और एक और वीडियो आएगा इसमें हम 27 और 28 तारीख के न्यूज़पेपर को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू। और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को बड़ा बनाते हैं। और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेके आएंगे बाद में धीरे धीरे। होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।